हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत समस्या समाधान विधि के अंतर्गत उसके गुण और उसके दोष का हम लोग अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान शिक्षण विधि में समस्या समाधान विधि क्या है? कोई भी चीज़ सीखने में जो रुकावटें आती हैं, जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो अज्ञान है, कोई जानकारी नहीं है, इससे संबंधित चीज़ों को जब हम हल करते हैं, जब इससे संबंधित चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं समस्या समाधान विधि कहते हैं। तो यानी समस्याएं भी सिखाती हैं, रुकावटें भी सिखाती हैं, आवश्यकताएं भी सिखाती हैं, इच्छाएं भी आपको सिखाती हैं, अज्ञान भी आपको सिखाता है। अज्ञान जब तक आपको नहीं रहेगा कि हम कौन सी चीज़ नहीं जानते हैं, तब तक आप उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहने का हमारा तात्पर्य है, चाहे अज्ञानता हो, चाहे आवश्यकता हो, चाहे कोई रुकावट हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई अवरोध हो, किसी क्रियाविधि में कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, ये सभी भी हमको सिखाती हैं। इसलिए समस्या समाधान विधि भी अधिगम का एक विधि होता है। एक अधिगम को सूक्ष्म ढंग से, व्यक्तिगत ढंग से सीखने की एक विधि होती है। इसीलिए यह समस्या समाधान विधि आपको पढ़ाई जाती है। तो हम लोग पहले वाली व्याख्यान विधि देखे थे, अब समस्या समाधान विधि के गुण दोष को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अब समस्या समाधान जो विधि होती है उसके गुण इस प्रकार हैं। पहला इसका गुण है यह है कि बाल केंद्रित होती है, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। यानी जो अधिगम करता है उस पर ये आधारित विधि, यानी अधिगमकर्ता को केंद्र मानकर, मुख्य मानकर उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो है शिक्षक क्या होता है, जो है शिक्षक मुख्य होते हुए भी गौण भूमिका में हो जाता है। इसमें जो है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर, जैसे ट्यूशन है, ट्यूशन में क्या करता है, अध्यापक किसी छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता है, तो वह उसकी व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान किया जाता है। हाँ, यह है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो सामाजिक सबके लिए समान होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो छात्र के व्यक्तिगत रूप पर आधारित होती है, व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत समस्या पर आधारित होती हैं। तो दोनों परिस्थितियों में जो सीखने वाला है, जो अज्ञानी है या जो जानना चाहता है, उस पर यह आधारित विधि होती है। इसलिए जो है यह बाल केंद्रित या अधिगम केंद्रित होती है। यह इसकी प्रमुख गुण है। दूसरा है स्वगति के से अधिगम, यानी अधिगम करता अपने गति के अनुसार, इसमें जो है अपने योग्यता क्षमता के अनुसार अधिगम करने का इसको अवसर मिलता है। यह भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है या गुण है। तो यानी अपने स्वगति, अधिगम करता अपनी योग्यता क्षमता, मानसिक क्षमता के अनुसार जो है वो अपने गति से अधिगम करता है, अपनी गति से सीखता है। यही कारण है कि कोचिंग से कहीं अधिक सक्सेसफुल लड़के ट्यूशन वाले होते हैं, क्योंकि उसको अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। तीसरा अगर देखें, विशिष्टता का ज्ञान। विशिष्टता का यहाँ ज्ञान का तात्पर्य यह है कि जब प्रश्न आते हैं या समस्या कोई बनती है या कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई गतिविधि चल रही है शिक्षण के अंतर्गत, तो उस गतिविधि के अंतर्गत कोई समस्या आती है या कोई अवरोध आता है, तो वह एक विशेष ज्ञान दे करके जाता है, या कोई विशेष समस्या विशेष ज्ञान दे के चली जाती है या सिखा के चली जाती है। इसलिए इस विधि के अंतर्गत विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे सब लोग कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन कोई अगर किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज होता है, किसी विषय में विशेष अध्ययन करता है, तो उसमें उसकी विशिष्टता हासिल होती है। उससे उसी तरह से समस्या समाधान विधि के अंतर्गत जो सिखाया जाता है, उसमें वह व्यक्ति विशेष हो जाता है, क्योंकि वह उस समस्या का हल खोज लेता है। जैसे अगर कहा जाए कि विभिन्न सारे रोग आए, जैसे अभी हाल में कोरोना जो आया था, कोरोना के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह भी एक प्रकार की समस्या ही थी। जब उसका रिसर्च हुआ, उसका शोध हुआ, तो उस कोरोना के लिए क्या हुआ, एक विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब समस्या क्या कर दी, आपको विशेष ज्ञान दे करके चली गई। अगर वो समस्या नहीं हल हो पाती तो वह चुनौती के रूप में बनी रहती। तो इसका अर्थ है कि उसके प्रति शोध क्या होता है, जारी रहता है, यानी खोज क्या रहता है, जारी रहता।
कहने का हमारा तात्पर्य है कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत समस्याएं विशेष ज्ञान या विशेष व्यवहार या विशेष क्रियाकलाप सिखाती हैं। यह भी इस विधि की विशेषता है या गुण है। आगे है चौथा, देखते हैं पूर्ण समाधान। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत अधिगमकर्ता का जो है पूर्ण समाधान इसमें होता है। वह संतुष्ट हो जाता है उत्तर से, व्यवहार से, ज्ञान से। हाँ, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका जो है आज भी हल नहीं है, बकिया कि जिसका हल हो चुका है, उसके अंतर्गत वह क्या होता है, पूर्ण समाधान उसके समस्या का, उसके शंका का, उसके दिक्कतों का इसमें होता है। तो यह जो है एक प्रकार से आत्मसंतुष्टि प्रदान कर देता है। कौन? समस्या समाधान विधि अधिगमकर्ता के ज्ञान के लिए, व्यवहार के लिए और उसके कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक प्रकार से आत्मसंतुष्टि प्रदान कर देता है। पांचवा है खोज के लिए प्रेरित करना। जैसा मैंने भी बताया कि जब कोई समस्या आती है या कोई दिक्कतें आती है तो व्यक्ति की चिंतन शक्ति, मानसिक शक्ति, व्यवहारिक शक्ति को वह एक प्रकार से जागृत करता है, जिसके आधार पर उस समस्या का समाधान वो खोजने के लिए विवश होता है, तत्पर होता है, या फिर जैसी स्थिति बनी उसके अनुसार वह प्रयास करता रहता है। तो यह जो है समस्या समाधान विधि ज्ञान की खोज के लिए, व्यवहार की खोज के लिए या समस्या के समाधान के खोज के लिए भी क्या करती है, प्रेरित करती है। जैसे किसी को नशा कोई पकड़ लिया हो और वह नशा को छुड़ाना चाहता हो, तो नशा क्या है, व्यवहारिक समस्या है। व्यवहारिक समस्या हो गई, नशा को दूर करना यानी अब हमको ज्ञान मिलेगा, तो पता चला कि धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते वह छोड़ सकता है। तो वह जो है एक प्रकार से समस्या के समाधान के लिए, खोज के लिए प्रेरित करती है। कौन विधि? समस्या समाधान विधि। आगे है चिंतनशीलता। चिंतनशीलता किसे कहते हैं? किसी समस्या का समाधान खोजना, किसी कठिनाई को दूर करने के संबंध में विचार करना, इसको चिंतनशीलता कहते हैं। जैसे हमारी इच्छा है अधिकारी बनने की, तो हम सोचने लगे कौन कौन सी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा तो हम अधिकारी बनेंगे। तो ये चिंतनशीलता कहते हैं। चिंतनशीलता सदैव समस्या के समाधान या आवश्यकता की पूर्ति या व्यवस्थित रूप से कार्य करने की शक्ति इत्यादि को जो है जन्म देती है या बताती है, सिखाती है। तो ये जो चिंतनशीलता है, यह चिंतनशीलता जो है समस्या के समाधान का एक बहुत बड़ा आधार बनती है। यह प्रक्रिया तब उत्पन्न होती है जब समस्या समाधान विधि का प्रयोग अध्यापक अपनी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत करता है। जैसे अगर कह दिया जाए बस वर्तमान समय में बेरोजगारी को दूर करने का उपाय क्या है, तुरंत सब लोग अपना अपना विचार देना शुरू करेंगे। तो समस्या मैंने रखा और बच्चे अपना उत्तर देंगे, हो सकता है गलत भी दे तो अध्यापक उसका उत्तर देगा। तो इस प्रकार से समस्या समाधान विधि के अंतर्गत चिंतनशीलता की शक्ति बढ़ जाती है, विचार की शक्ति बढ़ जाती है, हर चीज़ के महत्व को समझते हुए उसको मूल्यांकन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। यह भी समस्या समाधान विधि का जो है गुण माना जाता है। अगला है समायोजन। जैसे होता है समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हर लोग हर समय हर स्थिति में नहीं कर सकते उसको दूर। तो जो है समायोजन, देश काल वातावरण के अनुसार आदमी को एडजस्ट करने के लिए भी समस्या समाधान विधि ज्ञान, व्यवहार, क्रिया को सिखाती है। जैसे अगर कहा जाए कि आप गरीब हैं, अभी आप विद्यार्थी के भूमिका में हैं, तो इस समस्या का समाधान कब होगा? तो आप गरीबी में ही उस समय एडजस्ट कीजिए। उस समय एडजस्ट करते हुए आप पहले पढ़िए, क्योंकि आपकी समस्या गरीबी नहीं, ज्ञान है। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होगा, योग्यता होगी, तो गरीबी अपने आप दूर होगी। पैसा आपकी समस्या नहीं है। गरीबी की सबसे बड़ी समस्या है पैसा नहीं, योग्यता। ये अलग बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण लोग भी मिलते हैं कि योग्यता होते हुए भी गरीबी दूर नहीं होती, वो अलग बात है, वो विशेष बात है, वो विशेष परिस्थिति के लिए। लेकिन सामान्यतः जो है गरीबी को दूर करने का आधार तो ज्ञान ही है। जब ज्ञान होगा, योग्यता होगी, तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से देश काल, उस समय उसको क्या कहा जाएगा कि देश काल वातावरण के अनुसार किस समस्या को धारण करते हुए उसे दूसरे विधियों के द्वारा दूर करना है, यानी देश काल वातावरण के अनुसार कैसे आपको एडजस्ट करना है। जैसे भीड़ भाड़ है तो वहाँ का व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुई, तो वहाँ कैसे आप एडजस्ट करें, कैसे अपने को सुरक्षित करें। यदि ज्ञानियों लोगों की सभा है तो वहाँ पर कैसा आप व्यवहार करें, कैसे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उसके अनुसार आप श्रोता के रूप में कि वक्ता के रूप में उन परिस्थितियों के अनुसार उचित व्यवहार करना भी हमारा समस्या समाधान विधि का जो एक स्वरूप होता है।
एक निर्धारण होता है, एक मूल्यांकन होता है, एक बताता है। यानी इस देश काल वातावरण के अनुसार जो समस्याएं हैं या परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार कैसे ढलते हुए, कैसे अनुकूल व्यवहार करते हुए उसे संघर्ष करना, उसे दूर करना। जैसे महात्मा गांधी जी अंग्रेजी शासन में अपने आप को इस प्रकार से समायोजित कर लिया कि उनके खिलाफ संघर्ष करके भी वह जनता के लिए उनके खिलाफ संघर्ष करते हुए भी उनके भी लोकप्रिय रहे और भारत के भी लिए भी लोकप्रिय रहे, उनके लिए भी आदरणीय रहे, भारत के लिए भी आदरणीय रहे। तो अब जैसे एक प्रकार से यह उदाहरण मैंने आपको दिया। अगला है मूल्यांकन। जैसे कोई समस्या रखी गई और उसके अनुसार आपसे उत्तर मांगा गया तो आपका मूल्यांकन हो जाएगा, अध्यापक का मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी ने किसी भी अध्यापक से प्रश्न किया तो अध्यापक सही उत्तर देता है तो उसका मूल्यांकन होगा, गलत उत्तर देगा तो उसका मूल्यांकन होगा, निगेटिव मूल्यांकन होगा। कहने का मतलब यह है कि समस्या समाधान से किसी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता का स्वरूप या स्तर निर्धारित होता है। यह भी जानकारी इस विधि के द्वारा होती है। अगला है परीक्षण। परीक्षण का तात्पर्य है कि जब जैसे अध्यापक है, कक्षा कक्षा में किसी चीज़ को पढ़ाता है तो बीच बीच में पूछता भी रहता है, तो प्रश्न करना भी तो एक प्रकार की समस्या है। तो प्रश्न के माध्यम से वो जानता रहता है कि हमारे द्वारा बच्चों को पढ़ाया हुआ आ रहा है कि नहीं। तो समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे विषय का टेस्ट, जो क्लास लिया गया उसका टेस्ट, रुचि का टेस्ट, बुद्धि का टेस्ट। तो यानी एक प्रकार से परीक्षण जो लिए जाते हैं, जो अति अल्प समय में, यदि अल्प काल में ही किसी विषय को निर्धारित करने में काम आते हैं, तो परीक्षण भी एक प्रकार के समस्या का या आवश्यकता के पूर्ति के समाधान का एक साधन बनता है। तो यह भी इसकी विशेषता है। अगला है जनमत। समस्या समाधान विधि के माध्यम से हम जनमत भी तैयार करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जनता कोई समस्या है व्यापक तौर से, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है, तो अब समस्या है तो अब इससे सब लोग सहमत होते हैं कि इसको दूर करना चाहिए। तो एक प्रकार से व्यापक स्तर पर जनमत तैयार करने में भी समस्या समाधान विधि, जैसे आपने किसी ने ये निकाला कि भ्रष्टाचार करने वालों की नौकरी ख़त्म कर दी जाए, संपत्ति जब्त कर दी जाए, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो जितने लोग सहमत होंगे, जब वो पास हो जाएगा तो उस समस्या के समाधान का आधार बन जाएगा। लोकतंत्र में उसे स्वीकार कर लिया गया कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब स्वीकृत हो जाता है, विधानसभा या संसद में पास होता है, तो वह उस स्तर से वह कानून पारित होते ही सभी समस्या का समाधान बन जाता है। यानी किसी विचारों से सहमति लेना किसी समस्या के प्रति भी यह विधि बहुत उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से यह इसके रहे गुण। अब इसके दोष को अगर हम देखें तो इसका दोष ये है कि व्यापकता का अभाव। इसमें जो है अगर कोई व्यापक तौर से ज्ञान देना चाहे तो इसमें थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि अधिगमकर्ता जो सीखने वाला होता है वो कम नॉलेज वाला होता है और जो सिखाने वाला होता है वो अधिक नॉलेज वाला होता है। तो इस विधि के अंतर्गत किसी विषय पर व्यापक रूप से सभी अधिगमकर्ता प्रश्न करेंगे ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए इस विधि में किसी विषय की व्यापकता या गंभीरता का नॉलेज दे पाना कठिन होता है। यह इसका दोष है। दूसरा है अज्ञानता में अनुपयोगी। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं जानता है, उस विषय में वो प्रश्न ही नहीं करेगा, वो समस्या ही नहीं पूछेगा। तो अज्ञानता में यह विधि ज़्यादा उपयोगी सिखाने के लिए नहीं होती है। अज्ञान ही है तो कहाँ से आप प्रश्न करेंगे, कहाँ से आपको समस्या आएगी। तीसरा इसकी जो दोष है जिज्ञासा और रुचि में आंशिकता। जिज्ञासा मतलब जब स्वयं से कोई सीखने वाले बहुत कम होते हैं, दूसरे के माध्यम से सीखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जब दूसरे के माध्यम से सीखने, यानी दूसरा ही गौड़ है, यानी सिखाने वाला ही गौड़ है, सीखने वाला मुख्य है, तो सीखने वाला पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंतर अध्यापक रुचि उत्पन्न करता है। लेकिन इस विधि के अंतर सीखने वाला ही समस्या के बारे में पूछेगा। जब सीखने वाला के अंदर रुचि ही नहीं है तो वह फिर जिज्ञासा कैसे प्रकट करेगा, या जिज्ञासा बहुत ज़्यादा नहीं प्रकट कर पाते किसी चीज़ को जानने में, या किसी विषय में वो रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते। तो समस्या समाधान विधि रुचि को हटाती है। समस्या जो है रुचि को हटाती है। समस्या क्या करती है? रुचि को हटाती है, जिज्ञासा को घटाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इस समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते हुए व्यापक रूप से सिखा पाना कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो सीखने वाला होता है उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो पाती,
वह पूर्व का जो सीखा हुआ है उसी के अनुसार जितनी उसकी जिज्ञासा होगी, जितनी उसकी मानसिक क्षमता होगी, उसी अनुसार वो प्रकट कर पाता है। इसलिए इस विधि के में जिज्ञासा और रुचि ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। यह भी इसका दोष। अगला है धीमे गति से अधिगम। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जानने की, समस्या को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, बहुत धीमे गति से काम करती है, क्योंकि हर बालकों की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। स्वनिरीक्षण में समस्या। यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत आपको अपना मूल्यांकन करना होगा, तब कठिन होगा। यानी अधिगमकर्ता अपना मूल्यांकन करना चाहे समस्या समाधान के माध्यम से, तो उसको जो है बहुत स्पष्ट स्वरूप नहीं पता चलता है। यानी स्वनिरीक्षण में समस्या यानी स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना या स्वयं की स्थिति का पता करना कि हम किस विषय में किस स्तर पर हैं, इसका बहुत कठिन होता है। क्योंकि समस्या विद्यार्थी के माध्यम से उत्पन्न होगी तो समाधान भी उसके माध्यम से होगा, और उस व्यापकता को सीखने में वो कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न होगी, किस प्रकार समाधान होगा, अभी उसे कुछ पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपना सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। यानी समस्या समाधान विधि के अंतर्गत विद्यार्थी का व्यवस्थित मूल्यांकन कठिन होता है। अगला है अनावश्यक प्रश्न। ऐसे जो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत अनावश्यक प्रश्न, एक ही विषय से अनावश्यक प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि के अंतर्गत अगर हम दूसरी विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वह अपने अनुसार कभी मन से कभी अनमने ढंग से वो जो है प्रश्न करता रहता है। यानी अनावश्यक प्रश्न, अनुपयोगी प्रश्न ज़्यादा होते रहते हैं, या अनुपयोगी समस्याएं, अनुपयोगी कठिनाइयों की बात वो ज़्यादा सोचता रहता है। तो क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता मुख्य होता है। हाँ, ये जो है इसके दोष पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो व्याख्यान विधि, शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और भी सब विधियाँ हैं जिसका अगर प्रयोग करते हुए अध्यापक पढ़ाता है तो एक व्यवस्थित व्यापक ज्ञान होता है। चूँकि हम लोग इस समय हर विधि को स्पेशल रूप से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका यह स्वरूप है। मुझे उम्मीद है कि गुण और दोष को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।